नमस्कार। एमपीपीएससी क्विज़ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्तमान में ये एक हॉट टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक लेक्चर बनाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ये जो लेक्चर बनाया है, ये शिक्षा नीति पर बने लेक्चरों में सबसे अच्छा लेक्चर है। और इस लेक्चर के बाहर चाहे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, या आप अगर किसी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भी इससे बाहर किसी भी टॉपिक पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समाहित हैं। सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो इसमें समाहित हैं और इसके अलावा आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में ही समझाऊंगा आपको, तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पर इससे अच्छा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? इस लेक्चर में हम देखेंगे शिक्षा क्या है, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी सिर्फ शिक्षा क्या है इस पर भी सवाल कर लेता है। तो हम देखेंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा नीति कब कब बनी, इसे कौन बनाता है, और नई शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई जब हमारे पास पहले से एक शिक्षा नीति थी। इस नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान क्या है, इस नई शिक्षा नीति के पक्ष में कौन सी बातें हैं, विपक्ष में कौन सी बातें हैं, और इसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके सुझाव। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अब ये देख के आप समझ सकते हैं कि इससे बाहर किसी भी बिंदु पर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, यानी शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। भगवत गीता के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचार शिक्षा पर प्रस्तुत किए हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है, वह प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इन सब परिभाषाओं से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है ताकि वह परम सत्य, शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। तो इनमें से आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हैं। यदि एमपीपीएससी शिक्षा की परिभाषा पूछता है तो 2015 में या 16 में शिक्षा की परिभाषा पूछ चुका है। तो ये शिक्षा है। आप शिक्षा की परिभाषा भी याद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आप परिभाषा ले सकते हैं। ये सब छांट के सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके समक्ष लाए हैं हम। इनमें से आप किसी भी परिभाषा पर जा सकते हैं जो आपकी शिक्षा को पूर्ण करेगी। इसके बाद की यदि हम बात करें तो शिक्षा नीति क्या है। शिक्षा तो हो गई, शिक्षा नीति क्या है? शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों एवं नियमों, कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति कहते हैं। ये परिभाषा बहुत आईएमपी है, इसे याद कर लीजिएगा कि शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों एवं नियम, कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति कहा जाता है। कौन बनाता है? तो देखिए, वर्तमान में जो शिक्षा नीति 2020 आई है, ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति पर आधारित है वर्तमान शिक्षा नीति। तो ये प्री का आपका एक प्रश्न बनता है कि शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति पर आधारित है। शिक्षा नीति 2020, इसके पहले आई थी 1986 में, यानी 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आई है। ये भी एक प्री का प्रश्न बनता है कि इसके पहले 1986 में आई थी और वर्तमान में 2020 में, यानी 34 साल बाद शिक्षा नीति आई है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने। और इसको कौन जारी करता है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जारी करता है। शिक्षा नीति को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जारी करता है। कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब हुआ था? जून 2017 में।
इसने अपना मसौदा यानी कि एक अपना रॉ मटेरियल कहते हैं जो, वो प्रस्तुत किया था कैबिनेट में मई 2019 को, और इसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये भी तीनों प्री के लिए आप याद रखिएगा कि कब इसे मंजूरी मिली। अब ये नई शिक्षा नीति अगर सब कुछ सही चला, कोरोना कंट्रोल में रहा, तो 2022 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। ये आप लोग याद रखिएगा प्री के लिए। अगला जो आता है वो है कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया कि शिक्षा को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं 1948 में हुआ था, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन। ये आपकी प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित हुआ कि हमको शिक्षा नीति बनानी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय विकास के लिए वचनबद्ध, चरित्रवान, कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया शिक्षा के माध्यम से। तो ये सारे सन और सारे आयोग आप लोग याद कर लीजिएगा, इनसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसके बाद इन सब अनुशंसाओं के बाद मई 1986 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। अब तक इसलिए चल रही है क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं हुई है जो 2020 में आई है। इसलिए मई 1986 में जो पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी वो ही अभी तक चल रही है। समय समय पर इसकी समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति और 1993 में 1993 में यशपाल है, ये इसको यशपाल लिख लीजिएगा, यशपाल समिति बनी। लेकिन 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी उसमें एक बार 1992 में संशोधन हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग प्री के लिए याद रखिएगा। हम इसमें प्री और मेंस दोनों कवर करते चल रहे हैं। उसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति थी पहली भारत की, उसकी प्रमुख बातें जो हैं वो क्या क्या हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति की प्रमुख बातें क्या थी, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी पूछ लिया जाए कि 1986 की शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी, यानी सबको शिक्षा का बराबर अवसर मिले, इस पर ध्यान दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत आईएमपी है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई, 1986 में। क्यों? प्राथमिक स्कूलों को, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया कि आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया गया और गांधी जी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण का आह्वान किया गया। तो यदि 2020 और 1986 की शिक्षा नीति की अगर कंपैरिजन की भी बात करें तो आप इन बिंदुओं के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं और इन बिंदुओं को प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप याद रख सकते हैं, यानी एक पंथ दो काज, उस तर्ज पर आप इसे याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद की हम बात करें कि जब हमारे पास 1986 की शिक्षा नीति थी तो आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक नई शिक्षा नीति बनानी पड़ी। हमें क्या ज़रूरत थी नई शिक्षा नीति बनाने की? तो देखिए, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति है। तो आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से के साथ साथ ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का भी प्रचलन बढ़ रहा है अर्थशास्त्र में। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत थी। शिक्षा की गुणवत्ता व नवाचार को बढ़ाने हेतु शिक्षा बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली हो और नए नए अनुसंधान हो, इसको नए नए नवाचार, नए नए प्रयोगों को बढ़ाने के लिए हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत थी। अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतने अच्छे आपके यहाँ के युवा होंगे, जितने अच्छे आपके यहाँ के युवा होंगे उतने अच्छा वो अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, जितना अच्छा अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे तो आप विकासशील देश से विकसित देश की ओर जाएंगे। इसलिए अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नई शिक्षा नीति की जरूरत रही।
भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो, इसलिए उसकी पहुंच वहां तक सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता हमें हुई। शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए, वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्या मानक हैं उन्हें अपनाने के लिए हमें नई शिक्षा नीति की ज़रूरत थी, ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट, ताकि हमारे यहाँ के छात्र छात्रा भी वैश्विक स्तर पर जाकर कॉम्पीट कर सकें। ये बिंदु को आप याद रखिएगा, ये बिंदु जो हैं यही नई शिक्षा नीति की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं? तो नई शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, तकनीकी प्रयोग तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य, केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय। अभी शिक्षा पर हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है, हमारा जो जीडीपी है, उसका बहुत कम हम व्यय करते हैं। अब जितना कम हम व्यय करेंगे उतनी ही कम गुणवत्ता आएगी, लेकिन अब इस पर कम से कम 6% केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा पर ही खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताता चलूँ कि 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रखा गया था, लेकिन अब 2020 में फिर इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो यह आपका बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट प्री का तैयार होता है। लक्ष्य तो पूरे मेंस के तैयार हो रहे हैं 2020 की नीति के, लेकिन ये एक फैक्ट प्री का तैयार आपका यहां पर हो रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कब रखा गया, तो ये 1985 में रखा गया, जो कि शिक्षा मंत्रालय था, और वापस इसका नाम 2020 में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला, रोजगार परक शिक्षा, यानी आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, इसलिए रोजगार परक शिक्षा इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के प्रायोजन व विषय वस्तु में परिवर्तन का प्रयास, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें परिवर्तन का प्रयास रखा गया है, ताकि शिक्षा के मूल उद्देश्य को सार्थक बनाया जा सके। अनुसंधान व नवोन्मेष पर बल, यानी रिसर्च और नई नई तकनीक, नए नए अनुसंधानों पर बल दिया गया है, ताकि वो रटन विद्या से छुटकारा पाए और शिक्षा रोजगार परक हो, मूलक हो। भाषाई बाध्यता को दूर करना, यानी सिर्फ भाषा के कारण आप शिक्षा न ले पाएं, इस बाध्यता को दूर किया गया है, आप किसी भी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा, यानी कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे आप कम समय में अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत को ज्ञान आधारित सुपर पावर बनाना। जैसा कि हम बोलते हैं जग सिरमौर बनाए भारत, वो इस आधार पर हम बनाएंगे कि हमारा ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान, हमारे उपनिषदों का ज्ञान, हमारे पुराणों का ज्ञान, जो अब पश्चिमी देशों में जाया जा रहा है और यहाँ पर हम पश्चिमीकरण अपनाकर उनसे दूर जाते जा रहे हैं, उसे वापस लाया जाएगा और भारत को ज्ञान आधारित सुपर पावर बनाया जाएगा। दिव्यांगों हेतु सुगम शिक्षा, जो दिव्यांग हमारे भाई बंधु हैं, दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी शिक्षा को सुगम बनाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं नई शिक्षा नीति 2020 के। इसके अलावा अब हम आते हैं कि नए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए, नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं वो है कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 डिज़ाइन वाली शैक्षणिक संरचना। ये बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया है कि ये क्या हुआ है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये आपके समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए समझ जाएं, या अगर आप किसी से किसी मामले में कुछ बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति है, या आप किसी डिबेट में भाग ले रहे हैं, तब ये आप प्रयोग करिएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ इतनी ही लाइन लिखनी है, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये 5+3+4 प्रोग्राम क्या है। देखिए, जो 10+2 था कि 10 मतलब 10वीं तक की शिक्षा, +2 मतलब 12वीं तक की शिक्षा पर सरकार आपकी नज़र रखती थी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इसको 5+3+4 बनाया गया है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर 5, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो है 5 साल की। पहली जो स्टेज आएगी वो 5 साल की आएगी। इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। ये फाउंडेशन स्टेज है। पहली स्टेज जो है वो है 5 साल की, फाउंडेशन स्टेज इसे कहा गया है।
अभी तक क्या होता था कि 6 साल में आप पहली क्लास में जाते थे, लेकिन अब कहा गया है, ये अब देखिए हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं कि प्ले स्कूल में डाल दिया, नर्सरी में डाल दिया। शिक्षा नीति अभी सरकारी स्कूलों की बात चल रही है, तो आप उस हिसाब से इनको ध्यान में रखिएगा। पहले जो 5 ईयर वाली कंडीशन है उसको फाउंडेशन एज कहा गया है, यानी 3 साल की उम्र में आप बच्चे को स्कूल में डालेंगे और पहले 3 साल तक, यानी 3 साल में वो गया, पहले 3 साल यानी 4, 5, 6 साल तक वो स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वो खेलेगा। वो अपना टिफिन लेके जाएगा प्ले स्कूल की तर्ज पर, वहां पर जाके खेलेगा, नए नए दोस्त बनाएगा। ये बच्चों को स्कूल में जाने से जो डर होता था उसको मिटाने के लिए बनाया गया है कि उनकी स्कूल में जाने की झिझक समाप्त हो जाए। तो पहले 3 साल वो सिर्फ स्कूल में जाके खेलेगा और रम जाएगा स्कूल के परिवेश में, स्कूल के माहौल में। अब ये होगा कि बच्चा जब वहाँ पर जाके सिर्फ खेल ही रहा है तो वो वहाँ पर जाकर घुल मिल जाएगा। वो खुद ही सुबह जल्दी उठेंगे, जब भी दोपहर का स्कूल होगा तो वो खुद स्कूल की तरफ भागेंगे क्योंकि उनको वहाँ पर खेलने को मिलेगा। तो पहले 3 साल उनको सिर्फ स्कूल में जाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो 5 में से 3 साल तो ये हो गए। अब 3 साल में स्कूल गया बच्चा, 4, 5 साल तक उसने क्या किया, 3, 4, 5 साल तक उसने सिर्फ खेला। अब बचे, अब इसमें दूसरा स्टेज जो आता है, पहले 3 साल तक वो खेला, अब बचे 2 साल, तो पहली और दूसरी वो इसी क्लास में करेगा 5 साल में। देखिए पहली जो 5 साल था उसमें पहले 3 साल में बच्चा स्कूल गया, पहले 3 साल तक वो सिर्फ खेला, कोई पढ़ाई नहीं की। बचे जो लास्ट के 2 साल है 5 में से, उसमें वो कक्षा 1 और कक्षा 2 वहां पर पढ़ाई करेगा। उसकी वहां पर एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ धीरे धीरे उसकी पढ़ाई शुरू होगी, उसकी कोई एग्जाम नहीं होगी, उसको कोई डर नहीं रहेगा एग्जाम का। इस तरह वो पहली और दूसरी पास कर चुका है 5 साल में। अब दूसरी स्टेज आती है 3 साल की, दूसरी स्टेज आती है 3 साल की, इसको कहा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज, यहां पर वो 3 क्लास पढ़ेगा, पहली दूसरी करके आया था वो, अब तीसरी, चौथी, पांचवी, 3rd, 4th और 5th यहां पर पढ़ेगा वो अगले 3 सालों में। यहां पर क्या होगा, एक्टिविटी प्लस स्टडी से जुड़ना शुरू। एक्टिविटी यहां भी होगी, स्टडी से जुड़ना शुरू होगा। यहां पर एग्जाम होगी लेकिन इसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा। मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है कि वो चाहे तो अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ले सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इंग्लिश में भी शिक्षा ले सकता है, किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यहां एग्जाम होंगे। अगली जो तीसरी स्टेज आती है वो फिर 3 साल की आती है, इसको कहा गया है मिडिल स्टेज। यहां पर बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6th, 7th और 8th पढ़ेगा। यहां उसको क्या सिखाया जाएगा, यहां उसको कंप्यूटर का नॉलेज सिखाया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर एक वोकेशनल कोर्स चलाया जाएगा। यानी अगर वो कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, वो अगर कंप्यूटर पे कोई कोडिंग सीखना चाहता है, वो अगर चटाई बनाना सीखना चाहता है, वो कुक बनना चाहता है तो कुक का काम सीख सकता है, वो पेंटिंग का करना चाहता है, वो सिलाई का करना चाहता है कोई महिला या कोई बच्ची, तो आप एक वोकेशनल कोर्स भी करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और ये रोजगार परक शिक्षा की ओर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिया की एक रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगी। जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, यहाँ पर आपको 22 में से कोई एक भाषा, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी। ये 3 साल हो गया। अब बचा लास्ट का 4 साल। तो लास्ट के 4 साल में आपको क्या करना है कि इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अभी तक क्या होता था कि 9वीं की ईयरली एग्जाम, 10वीं की ईयरली एग्जाम, 11वीं की ईयरली एग्जाम, 12वीं की ईयरली एग्जाम। अभी तक 3 मंथली, 6 मंथली के बाद ईयरली एग्जाम होती थी और एक कभी कभी बीच में प्री बोर्ड हो जाती थी। लेकिन अब सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने में एग्जाम होगी, यानी बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, डर बना रहेगा। आप सिर्फ साल भर की एक एग्जाम है ये सोचकर नहीं पढ़ सकते, आपको हमेशा पढ़ना है। हर 6 महीने में आपकी एग्जाम होगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो 11th और 12th में लाई गई है वो ये है कि आपको यहाँ पर स्ट्रीम नहीं चुनना है। अभी तक क्या होता था कि किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने बायो लिया, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने कॉमर्स लिया। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति की यही है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रीम समाप्त कर दिया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर दिया गया है। यानी कि यदि किसी का मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स ले सकता है, मैथ्स के साथ अगर उसको भूगोल पढ़ना है तो भूगोल भी ले सकता है, उसके साथ उसको बायो पढ़ना है तो बायो भी ले सकता है, या किसी को बायो के साथ अकाउंट्स पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो वो बायो के साथ पॉलिटिकल साइंस और अकाउंट्स भी पढ़ सकता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो बंद नहीं जाएगा एक सब्जेक्ट में। उसकी जो इच्छा है, उसकी जिसमें रुचि है, वो सब्जेक्ट
पढ़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता है वो। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात है इस शिक्षा नीति की। यहाँ रटने की शिक्षा से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, तो रटने की शिक्षा से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक विज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव है, यानी कि बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक विज्ञान पर भी एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। इसके बाद है भाषाई विविधता का संरक्षण। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि कक्षा 5वीं तक शिक्षा या तो मातृभाषा में दो, या स्थानीय भाषा में दो, या क्षेत्रीय भाषा में दो, देने पर बल है। आगे भी मातृभाषा में शिक्षा देने का सुझाव है कि आप उसको अपनी मातृभाषा में शिक्षा दोगे तो वो आसानी से सीख जाएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेजी सीखी जाती है, लेकिन अमेरिका में एक बच्चा या एक चपरासी भी इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। दूसरे देशों में हिंदी सीखी जाती है, हमारे यहाँ सब हिंदी बोलते हैं। तो मातृभाषा में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छात्र या बच्चा जो भी होगा वो आसानी से उसको अपनाता है, आसानी से उसमें सीखता है वो। तो भाषा की कोई बाध्यता भी नहीं है। आप चाहे तो अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो स्थानीय लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। ये नए प्रावधान किए गए हैं शिक्षा नीति में। इसके बाद जो प्रावधान किए गए हैं शिक्षा नीति में वो हैं शारीरिक शिक्षा पर बल दिया गया है, यानी सभी स्तर पर स्कूल के बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट पर बल, यानी यहाँ पर आपको आत्मरक्षा का भी सिखाया जाएगा, योग और नृत्य भी सिखाए जाएंगे, यानी आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास एक साथ होगा। ये इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। इसके बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार भी इसमें है। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों में पाठ्यक्रम में बहुत अधिक अंतर नहीं है, यानी सभी को लगभग एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है पाठ्यक्रम में। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था है, यानी जैसा कि मैंने बताया था कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, इसलिए कक्षा 6 से ही एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आपको पढ़ाया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और बाद में इसकी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि आप उसमें सिद्धस्थ हो सके। तो आप एक रोजगार मूलक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। अगला है एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर उसका आकलन किया जाएगा और फिर उस रूपरेखा को लागू किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है परख, यानी छात्रों के मूल्यांकन हेतु कि छात्र किस प्रकार प्रगति कर रहा है, वो कुछ सीख भी रहा है या रट रहा है। तो छात्रों के मूल्यांकन हेतु समय समय पर मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये आकलन केंद्र ही छात्रों का बार बार आकलन करेगा, समय समय पर आकलन करेगा कि व्यक्तित्व का विकास हो रहा है या नहीं, इस शिक्षा नीति के माध्यम से, जो इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बल, जैसा कि हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हैं, तो उस पर भी इस शिक्षा नीति में बल दिया गया है। उसके बाद है शिक्षण व्यवस्था संबंधी सुधार, यानी शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता व पदोन्नति में कार्य का आकलन, यानी शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी, शिक्षकों की जो भर्ती होगी, उसमें पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं कई बार शिक्षकों को स्पेलिंग नहीं आ रही, शिक्षकों को पहाड़े नहीं आ रही, टेबल्स नहीं आ रही, शिक्षकों को प्लस माइनस नहीं आ रहा है। अमूमन ये यूपी, बिहार और हर जगह देखने को मिलता है। इनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे वीडियो समय समय पर आते रहते हैं। तो अब उनकी नियुक्ति में यदि पारदर्शिता होगी तो जितना अच्छा शिक्षक उतनी अच्छी उसकी शिक्षण पद्धति और उतना ही वो बच्चों को सिखाएगा। और उनकी जब पदोन्नति होगी, उनका जब प्रमोशन होगा, तो उसमें भी उनके कार्य का आकलन किया जाएगा। 2030 तक अध्यापन हेतु न्यूनतम 4 वर्षीय बीएड अनिवार्य। 2030 तक 4 वर्ष का जो बीएड होगा वो अध्यापन के लिए अनिवार्य होगा। बीएड के अलावा कोई भी व्यक्ति अध्यापन नहीं कर पाएगा, न करवा पाएगा। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का विकास, शिक्षकों हेतु भी एक पाठ्य चर्चा बनाई जानी चाहिए, उसकी रूपरेखा का विकास किया जाएगा। अब है उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान। स्कूलों में मैंने आपको बताया 5+3+3+4, यानी कितनी अच्छी बात हो गई थी वो। ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी प्रावधान है, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें आएंगी, यानी जो भी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उसमें 3.5 करोड़ नई सीटें होंगी, यानी इतने नए बच्चे एडमिशन ले सकेंगे।
अगला है स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट कार्यक्रम। इसको मैं भी आपको समझा रहा हूँ। यानी कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप वापस जा सकते हैं, कभी भी आप वापस आ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। 3 और 4 वर्ष का स्नातक होगा और एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एमफिल जो होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है और जो पीएचडी थी उसमें कोई विशेष चेंजेस नहीं है, लेकिन एमफिल में समाप्त कर दिया गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि स्नातक 3 और 4 वर्ष का होगा। स्नातक अगर 4 वर्ष की मैं बात करूं, पहली बात तो स्ट्रीम खत्म कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप आर्ट्स के हैं तो आप भूगोल के साथ बायो भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, तो अब आप बीए बीकॉम बीएससी नहीं कहलाएंगे, आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, क्योंकि स्ट्रीम खत्म हो गई है। हो सकता है किसी ने ज्योग्राफी लिया हो, आपने कहा होगा कि यार इसने ज्योग्राफी लिया है, इसने तो आर्ट्स लिया होगा, लेकिन वो बता रहा है कि यार ज्योग्राफी के साथ मेरा मैथ्स था और मैथ्स के साथ मेरा केमिस्ट्री भी था, इन 3 सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया। अब आप बताइए, आप उसको बीएससी मैथमेटिक्स कहेंगे, बीएससी बायोलॉजी कहेंगे या बीए कहेंगे? या कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने ज्योग्राफी भी लिया है, जिसने केमिस्ट्री लिया है और उसने जाके अकाउंट्स ले लिया है, तो आप उससे बीए बीकॉम बीएससी क्या कहेंगे? तो इसलिए ये जो स्ट्रीम है वो समाप्त कर दिया गया है और सिर्फ अब इसे ग्रेजुएट कहा जाएगा। तो अब 3 या 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन है, ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 3 और 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कैसे हो गया। ग्रेजुएशन का पहला जो साल होगा उसमें आपको एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, एक लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिला। जब आपने दूसरा साल समाप्त किया ग्रेजुएशन का तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा मिला। जब आपने तीसरा साल समाप्त किया तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिली। क्या मिली? ग्रेजुएट डिग्री। और जब आपने चौथा साल समाप्त किया तो ग्रेजुएट रिसर्च मिला आपको, कि आप रिसर्च कर लिया, आपने डीप में चले गए, तो अब ग्रेजुएट रिसर्च मिल गई आपको। अब जिसको कोई एग्जाम की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्जाम की, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप 3 साल का स्नातक ही करें और आप जाके अपनी परीक्षा दे दें, क्योंकि डिग्री तो आपको 3 साल में ही मिल गई। 3 साल में ग्रेजुएट डिग्री मिली थी आपको, तो आप कर सकते हैं तैयारी। लेकिन अगर आपको और आगे पढ़ना हो तो आप चौथा साल का रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल में भी डिग्री लेके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर और आगे जाना हो तो चौथे साल में आप रिसर्च कर सकते हो। देखिए दोनों के लिए सुविधा है। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ नहीं बदला, अभी भी हमारा ग्रेजुएशन 3 साल में हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ है? चौथे साल में आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी जो आपको आगे और फायदा देगी। तो ये 3 और 4 साल का आपका स्नातक है। अब बची एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कार्यक्रम क्या है। आपके समझने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने लिखा है, ये वाली लाइन। अब आपके समझने के लिए बता देता हूं, स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कार्यक्रम क्या है। पता चला कि आपने 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया, उसके बाद आपके पास है तो पैसा नहीं था, आप चले गए किसी काम धंधे में लग गए, या आपके घर की परिस्थितियां ऐसी आ गई कि आपने पढ़ाई नहीं की, छोड़ दी। लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको ऐसा लगा कि यार मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करना है, तो वो लैप्स नहीं होगा। आपका 1 साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट रहेगा, आप उसके ब्याह पर सीधे दूसरे साल में एडमिशन आपको मिलेगा कि ग्रेजुएट डिप्लोमा से आप कार्य करेंगे। या कोई सर्टिफिकेट लेवल की अगर कोई वैकेंसी हो तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, उसकी भी एग्जाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। तो 4 साल की पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने 1 साल भी पढ़ाई की है तो आपको उसका भी आउटपुट मिलेगा। हर साल आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च मिलेगी, यानी 4 साल की पढ़ाई आपको आउटपुट देके जाएगी। एक भी साल आपका वेस्ट नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था इस शिक्षा नीति का। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का 5+3+3+4 है, तो जो 12वीं वाला था पोर्शन, उसमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना है। उसमें आप एक ऐड कर लीजिएगा कि लास्ट वाला जो +4 था उसमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना है, लेकिन उसमें सिर्फ मंदारिन जो चीन की लैंग्वेज है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि भारत चीन के बीच जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है उसे हटा दिया गया है। तो आपको +4 में एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ना है। अब देखिए कि 5+3+3+4 वाला कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया है। उच्च शिक्षण प्रावधान कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया है कि आप 3 और 4 दोनों साल में ग्रेजुएशन होगा, आप 1 साल की पढ़ाई का भी आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये इतनी अच्छी शिक्षा नीति है, जल्दी जल्द इसे लागू होना भी चाहिए।
अगले और क्या क्या प्रावधान है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की यदि मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की परिकल्पना की गई है। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके लिए एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। इसमें 4 अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, मैं आपको बता दूं। वो चारों डिपार्टमेंट अपना अपना काम देखेंगे। अभी आपने देखा होगा कि किसी यूनिवर्सिटी की एग्जाम नहीं हो रही है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, रीचेकिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, काम सारे उन्हीं को करना है। अंदर जरूर डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन काम तो एक ही व्यक्ति करते हैं। तो इसलिए उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। ये 4 भागों में विभाजित रहेंगे। एक भाग सिलेबस बनाने का काम करेगा, एक भाग परीक्षा संबंधी नियम बनाने का काम करेगा, एक भाग शिक्षकों के लिए देखेगा कि क्या नियम आचरण चल रहा है, एक भाग छात्रों का मूल्यांकन और रिजल्ट का काम करेगा। यानी सभी का अलग अलग काम हो गया। ना आप अपने काम उसके काम में दखल दोगे, ना वो आपके काम में दखल देगा। इससे आसानी से समय सीमा पर काम चालू हो जाएगा। आईआईटी व आईआईएम के समकक्ष और भी संस्थाएं खुलेंगी। आईआईटी और आईआईएम जो रहेगा उसके समकक्ष ही और भी संस्थाएं खुलेंगी, लेकिन ये संस्थाएं जो हैं वो चिकित्सा व कानून को छोड़कर खुलेंगी। मतलब जो उच्च शिक्षा आयोग है वो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए तो बनेगा, लेकिन चिकित्सा और कानून के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा उच्च शिक्षा आयोग में। यह बात आप याद रखिएगा। दिव्यांगों हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? विकलांगता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब विकलांगता किस प्रकार दूर की जाए, या किस प्रकार विकलांग रहते हुए भी आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवास दिया जाएगा उनको, सहायक उपकरण दिए जाएंगे और शिक्षकों का उनको पूर्ण समर्थन रहेगा। अगला डिजिटल शिक्षा का प्रावधान। जो डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है तो डिजिटल शिक्षा क्यों नहीं, तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही डिजिटल शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा जो डिजिटल शिक्षा का समय समय पर मूल्यांकन करेगा। उसके बाद पारंपरिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी हमारा जो जनजातीय और स्वदेशी ज्ञान है उसको पाठ्यक्रम में सटीक व वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारत का ज्ञान जो है वो अमूर्त है, उसको मूर्त रूप दिया जाएगा और उसको वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक व जातिगत बाधा है वहां स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। जैसे हमने देखा था ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं सेज, तो ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनेंगे। जेंडर इंक्लूजन की स्थापना लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता देने के लिए। जो तीसरा वर्ग हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, उसको और लड़कियों को, कई बार क्या होता है कि गांव में देखा गया है कि लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, और ट्रांसजेंडरों को तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो लड़कियों और ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेशल जेंडर इक्वलिटी के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी, जो इनको शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है कि SC, ST, OBC व अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्र, यानी जो प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है कि चुनौतियां क्या है। अगला जो आएगा वो आ रहा है कि क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। तो चुनौतियां या इसके विपक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं कि क्या इसमें कमियां हैं। यदि मुझे कमियों के बारे में तर्क देना है तो मैं क्या तर्क दूंगा? यदि मुझे कमियों के बारे में तर्क देना है तो मैं क्या तर्क दूंगा? तो देखिए क्या कमी हो सकती है। राज्यों का सहयोग आवश्यक रहेगा। शिक्षा देखिए हम संविधान में पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अधिकांश राज्यों के अपने खुद के स्कूल बोर्ड हैं, MP बोर्ड, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड। तो ऐसे में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय जरूरी है, चाहे वो GDP को खर्च करने से लेकर हो या नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हो। किफायती शिक्षा, विदेशी यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश पर बल दिया गया है। इसमें बात यह कही गई है कि आप विदेशी यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश कर सकते हैं, उस पर बल दिया गया है। लेकिन इसमें शुल्क अधिक बढ़ जाएगा। जब शुल्क बढ़ जाएगा
तो उच्च शिक्षा जो होगी वो मध्यम वर्ग के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है मध्यम वर्ग के पास वो जाके विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। तो वो आपको ध्यान रखना है। दक्षिण राज्यों का आरोप, यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य है वो त्रिभाषा सूत्र, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, त्रिभाषा सूत्र को शिक्षा के संस्कृतिकरण मान रहे हैं, कि आप कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वो शिक्षा का संस्कृतिकरण कर रही है, वो उनको नागवार गुजर रहा है, उनको भी मनाना होगा। फंड की अपर्याप्त जांच, फंड तो देखिए पहले भी आ रहा था शिक्षा नीति 1986 में, ब्लैक बोर्ड के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो शिक्षा पर बल दें, लेकिन वो जो अनुदान आता था वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही खत्म हो जाता था। तो उस अनुदान पर नज़र नहीं रखी जा रही थी। तो अगर उस पर नज़र नहीं रखी जाएगी तो इस अनुदान का भी वही हश्र होगा। तो इसलिए नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है कि इच्छा शक्ति ज़रूरी है। 6% अगर जीडीपी का आपको खर्च करना है तो केंद्र और राज्य दोनों को इच्छा शक्ति ज़रूरी है, इच्छा शक्ति आपको ज़रूरी है। अगला है कुशल शिक्षकों का अभाव, यानी आपने नई शिक्षा नीति तो बहुत उन्नत बना ली, क्या उन्नत शिक्षक हैं आपके पास? उसका अभाव है। अतः जल्दी से जल्दी शिक्षा का उन्नतीकरण, शिक्षकों का उन्नतीकरण आपको करना होगा। भर्ती नियमित न होना, आप देख रहे हैं कि एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती हुई थी, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। वर्ग 3 की भर्ती अटकी पड़ी हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, सबके यही हाल है। तो भर्ती जब नियमित नहीं होगी तो शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा नीति का आप अमल नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन जरूरी है। आप देखते हैं कि राजीव गांधी ने एक समय संसद में बोला था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ संसद से, लेकिन ज़मीन पर 20 पैसे पहुँचते हैं, 80 पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है। तो ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन जरूरी है। कागजों में आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, लेकिन यदि योजना ज़मीनी स्तर पर नहीं होगी तो फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे गरीबी हटाओ का नारा हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था, लेकिन गरीबी आज भी है देश में। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो योजनाएं बनाई गई उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। अतः जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जरूरी है। ये इसके विपक्ष में इसकी चुनौतियां थी। अब अगर इस शिक्षा नीति के पक्ष में बात करूं तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद वोकेशनल कोर्स पर बढ़, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, पेंटिंग, ऐसा कोई वोकेशनल कोर्स पर अगर आप बल देंगे तो व्यक्ति जो छात्र रहेगा, बच्चा रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, उसका मनोबल भी ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की चीज कर रहा है, उसका मनोबल ऊंचा होगा। आगे वही मनोबल उसको रोजगार परक शिक्षा दिलवाएगा। तो वोकेशनल कोर्स पर बल दिया गया है। विदेशी भाषा में रोजगार की संभावना, आपको एक विदेशी भाषा पढ़नी है 12th में, मैंने आपको बताया था +4 में, मंदारिन को छोड़कर। अभी मंदारिन शामिल नहीं है। हो सकता है भारत और चीन का डिस्प्यूट अगर समाप्त हो जाए तो मंदारिन को शामिल कर लिया जाएगा। तो विदेशी भाषा में रोजगार की संभावना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है आईएमपी, रिजल्ट में मार्क्स के अलावा। अभी तक क्या होता था कि आपने परीक्षा दी, आपका मार्क्स कितना है वही आपका रिजल्ट है। अब यहां पर मार्क्स के अलावा आपके मार्क्स तो हैं ही, सेल्फ एनालिसिस से नंबर आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है आपने कितना सीखा? आपको क्या लगता है आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ा? आपको क्या लगता है आपने बौद्धिक स्तर पर कितनी उन्नति की? तो आप भी स्वयं अपने आप को नंबर देंगे। और पुरानी कहावत है, व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। तो आपको अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना है। उसके बाद खुद को खुद नंबर देना है ही, इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। इसके अलावा जो खुद को खुद नंबर देने के बाद जो है वो है कि आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको नंबर देंगे। अब इससे आपके अच्छे संबंध बनेंगे, आप झगड़ नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि आपका दोस्त भी आपको नंबर देगा और आप भी अपने दोस्त को नंबर देंगे। अब चाहे भले मजबूरी में ही सही आपको अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, लेकिन जब ये अच्छे संबंध आगे बढ़ेंगे तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी विकसित होगी। संबंधों की कीमत, संबंधों की अहमियत आपको समझ में आएगी। तो यानी आपको मार्क्स के नंबर, खुद के जो आप परीक्षा में लिखेंगे वो मार्क्स के नंबर, खुद भी आप अपने आप को नंबर देंगे, सेल्फ एनालिसिस, आपके दोस्त भी आपको नंबर देंगे और आपके टीचर भी आपको नंबर देंगे। तो देखिए मार्किंग सिस्टम कितना अच्छा कर दिया गया है। फॉरेन यूनिवर्सिटी भी भारत में ब्रांच खोल सकेगी, लेकिन सिर्फ टॉप 50 यूनिवर्सिटी, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है विश्व की, वो भी भारत में अपनी ब्रांच खोल सकेगी। ये मनमोहन सरकार के समय भी हुआ था, लेकिन तब अधर में चला गया था। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपनी ब्रांच खोलेगी जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है। टॉप 50 इसलिए पता चला कि
कोई मान के चलिए यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं लेकिन वो भी यहाँ पे ब्रांच खोल रही है, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी तो पता चला हमारे इंडिया में है, तो अधर में जाने की बजाय टॉप 50 यूनिवर्सिटी ही भारत में ब्रांच खोल सकेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, जिसमें चिकित्सा और कानून छोड़ दिया जाएगा। उनके 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, एक सिलेबस बनाएगा, एक टीचर के लिए, एक स्कूल स्कॉलरशिप के लिए और एक रिजल्ट के लिए, यानी सभी को अलग अलग 4 काम सौंपे गए हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था। टीचर का भी समय समय पर परीक्षण होगा कि टीचर भी उस लायक है कि नहीं, टीचर भी अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, जिस हिसाब से पढ़ाई अपडेट हो रही है, तो समय समय पर टीचर का भी अपडेशन होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया था विपक्ष में या चुनौतियों के पॉइंट, ये पक्ष में हमने पॉइंट देखे। अब है कि इस शिक्षा नीति को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है, सफल बनाने के सुझाव क्या क्या हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको सुझाव बता रहा हूं ना, ये शिक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, आप ये सुझाव लिख सकते हैं उसको सफल बनाने के लिए। आपको ये सुझाव काम आ जाएंगे, आप किसी भी नीति में, किसी भी योजना में प्रयोग कर सकते हैं इसे। ठीक है, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन जरूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिर्फ कागजों में ही अगर शिक्षा नीति बनी रह गई तो शिक्षा नीति का बंटाढार हो जाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगी ये। पारदर्शिता पर बल, चाहे शिक्षा नीति लागू करने पर पारदर्शिता पर बल हो, छात्रों की मूल्यांकन पर पारदर्शिता में बल हो, शिक्षकों के मूल्यांकन पर पारदर्शिता पर बल हो, शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता पर बल हो, अनुदान में पारदर्शिता पर बल हो। पारदर्शिता पर बल, पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता, यानी पर्याप्त स्कूलों की बिल्डिंग हो, पर्याप्त कंप्यूटर हो, पर्याप्त शिक्षक हो। इसी प्रकार पर्याप्त संसाधनों के अभाव में शिक्षा नीति लागू नहीं की जा सकती। समय समय पर जांच और प्रगति का आकलन, समय समय पर जांच किया जाए कि क्या शिक्षा नीति अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है, क्या शिक्षक अपने उद्देश्यों में सफल हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट वो सीख रहा है जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था। इसका समय समय पर प्रगति और आकलन किया जाना चाहिए। नियामक संस्था की आवश्यकता, यानी एक संस्था ऐसी हो जो नज़र रखे कि क्या सभी शिक्षक सही काम कर रहे हैं शिक्षा नीति के अनुसार, क्या स्टूडेंट शिक्षा नीति के अनुसार चल रहे हैं, क्या सिलेबस शिक्षा नीति के अनुसार है, क्या रिजल्ट शिक्षा नीति के अनुसार है, क्या शिक्षा नीति के अनुसार ही काम हो रहा है। इसलिए एक संस्था बनाई जाए जो इस पर नज़र रखे। नियामक संस्था की आवश्यकता। राज्यों को पुरस्कार देने की आवश्यकता, जो राज्य इस शिक्षा नीति का अच्छे से पालन करेगा, अच्छे से इस शिक्षा नीति पर चलकर रिजल्ट देगा, उससे पुरस्कार करने की व्यवस्था रखी जाए, ताकि इससे छात्र, शिक्षक और राज्य सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 और 4 साल का जो ग्रेजुएशन था, उसमें एक बात आप और ऐड कर लीजिएगा। हालांकि आपको ऐड नहीं करना, आपके नॉलेज में ऐड कर रहा हूँ। प्रश्न में और उत्तर में उतना ही ऐड करना है जितना मैंने आपको इन स्लाइड्स में दिया है, कि जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनको पीजी 2 साल का करना पड़ेगा, और जिन्होंने 4 साल में ग्रेजुएशन किया उनका पीजी 1 साल का होगा। यानी अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी 5 साल का होता था, तो अभी भी 3 साल में जिसने किया उसका 2 साल में पीजी होगा, यानी 5 साल। और जिसने 4 साल में ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री ली उसका पीजी 1 साल में हो जाएगा। ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2040 तक इस शिक्षा नीति को लागू 2022 तक इस शिक्षा नीति को लागू हो जाना चाहिए। अगर कोरोना कंट्रोल में रहा तो 2022 तक ये शिक्षा नीति पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगी। और जब ये शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तो इस शिक्षा नीति का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो ज्ञान आधारित सुपर पावर भारत के रूप में आएगा। और जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जग सिरमौर बनाए भारत, वो इस शिक्षा नीति के माध्यम से पूरा होगा। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, बस ज़रूरत है ज़मीनी स्तर पर इसे ईमानदारी से क्रियान्वित करने की। तो ये था शिक्षा नीति का आज हमारा लेक्चर। आपको शिक्षा नीति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू और नॉर्मल डिबेट से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में, इस ऑडियो लेक्चर के साथ मैंने आपको दे दी है, स्लाइड्स के माध्यम से दी है, ताकि आप सीधे सीधे उनको लिख सकें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सारे बिंदु इसमें कवर हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला लेक्चर भारतीय संसद पर रहेगा कि नए संसद भवन की क्या आवश्यकता है और संसद भवन का क्या काम होता है, भारतीय संसद किस प्रकार काम करती है। तब तक नई शिक्षा नीति को समझिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में और इतनी इन्फो को निकालने में। तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी और सुधार की गुंजाइश हो तो भी आपका स्वागत है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।